हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूं कि सभी बहुत ही मजे में होंगे, खुश होंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, प्रीवियस कुछ लेक्चर्स में हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में पढ़ा। अब ये सभी चीजें जो रिलेटेड थी वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से रिलेटेड थी। अब हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे जो है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूसीएम, जिसे हम क्या कहेंगे, नॉन यूसीएम। अब हमको इतना पता है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या आएगा बच्चों, द मोशन ऑफ पार्टिकल अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल विथ वेरिएबल लीनियर स्पीड, वेरिएबल एंगुलर स्पीड, वेरिएबल एंगुलर वेलोसिटी एंड वेरिएबल लीनियर वेलोसिटी। तो यहां पर सिंपल डेफिनेशन और बना सकते हैं हम, क्या बना सकते हैं, द मोशन ऑफ पार्टिकल अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल विथ वेरिएबल स्पीड इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हमें पता चल चुका है क्या है। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो बहुत ही सिंपल कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बच्चों याद रखना है, वहां पर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा और वेलोसिटी की डायरेक्शन भी चेंज होगी। क्या होगा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा, वेलोसिटी की डायरेक्शन भी चेंज होगी। यानी नॉन यूसीएम में वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कंटिन्यूअसली चेंजेस ड्यू टू change in direction as well as change in magnitude of velocity। सेकंड बात आपको याद रखना है, अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है इसका मतलब सर्कुलर मोशन कैसे होना चाहिए, एक्सेलरेटेड मोशन होना चाहिए। जहां पर भी वेलोसिटी चेंज होगी वहां पर एक्सेलरेशन डेफिनेटली रहेगा। तो यहां पर नॉन यूसीएम इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। यूसीएम में यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल हमेशा कांस्टेंट ही होता था, लेकिन यहां पर मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। वहां पर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट था, इसीलिए काइनेटिक एनर्जी विल नॉट चेंजेस इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बट in non-uniform circular motion there is a continuous change in the magnitude of linear velocity, so kinetic energy also changes। अब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है यानी उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है। इसका मतलब यहां पर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पार्टिकल के दो एक्सेलरेशन होंगे, क्योंकि पार्टिकल पर दो फोर्स एक्ट होंगे। फर्स्ट फोर्स होगा जो सर्कुलर मोशन के लिए, कोई भी सर्कुलर मोशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर। लेकिन नॉन यूसीएम में डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी की डायरेक्शन में वहां पर एक्सेलरेशन होगा, उस एक्सेलरेशन को कहेंगे हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। यानी नॉन यूसीएम में पार्टिकल पर दो फोर्स एक्ट होंगे। कितने फोर्स एक्ट होंगे, दो फोर्स। एक होता है सेंट्रीपिटल फोर्स विच इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर। सेंट्रीपिटल फोर्स कहां पर एक्ट होगा, एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर। और सेकंड फोर्स जो एक्ट होगा वो टेंजेंट टू द गिवन पार्टिकल होगा। ये जो फोर्स होगा ये होगा टेंजेंशियल फोर्स। सो अब यहां पर जो एक्सेलरेशन है उसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और उसे कहते हैं हम रेडियल एक्सेलरेशन। और यहां पर जो एक्सेलरेशन है उसे हम कह सकते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन कह सकते हैं हम, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इसका मतलब यहां पर वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स, हमने देखा है
वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू 0 होगा, लेकिन वर्क डन बाय टेंजेंशियल फोर्स इज नॉट इक्वल टू 0। यहां पर वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स डेफिनेटली 0 ही होगा, लेकिन वर्क डन बाय टेंजेंशियल फोर्स इज नॉट इक्वल टू 0। यूसीएम में काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होती थी, यहां पर क्या कहा है हमने, काइनेटिक एनर्जी चेंजेस। व्हाई देयर इज अ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी? बिकॉज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंजेस, सो काइनेटिक एनर्जी आल्सो चेंजेस। ठीक है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के सिंपल एस्पेक्ट हुए। यहां पर आपने देखे हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है। अब बच्चों याद रखना है आपको, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मैंने आपको क्या कहा था कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन पीरियोडिक मोशन। कौन सी मोशन होती है वो? पीरियोडिक। पीरियोडिक मोशन मीन्स क्या होती है? द मोशन ऑफ पार्टिकल विच रिपीट्स इटसेल्फ अगेन सेम पाथ आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। वहां पर वो मोशन पीरियोडिक थी क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट था, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज नॉट पीरियोडिक मोशन। क्या कहेंगे हम वो? नॉट पीरियोडिक मोशन। नॉट पीरियोडिक मोशन। क्यों नॉट पीरियोडिक क्यों है? क्योंकि वहां पर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज होगा। अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में हर बार कवर किया हुआ डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस अनइक्वल होगा। मान लो 1 सेकंड में फर्स्ट 1 सेकंड में पार्टिकल ने 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर किया, तो मे भी ऐसा हो सकता है नेक्स्ट सेकंड में लेस देन 2 सेंटीमीटर या ग्रेटर देन 2 सेंटीमीटर हो सकता है। इसका मतलब क्या है? इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर होगा, तो यहां पर दिस मोशन इज नॉट पीरियोडिक मोशन, ऐसा हम कह सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक चीजें हुई नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में। अब आपको एक सिंपल सा सवाल अगर आप पूछेंगे कि व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो बहुत सारे एग्जांपल है हमारे पास। सब में बेस्ट एग्जांपल जो हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं, हम रोलर कोस्टर में बैठते हैं। बच्चों देखो, रोलर कोस्टर वो होता है जो ऐसा सर्कुलर आर्क में घूमता है। वहां पर रोलर कोस्टर की स्पीड जो होती है या वेलोसिटी है वो कंटिन्यूअसली चेंज होती है। या फिर उससे ही एक बेसिक एग्जांपल हम देखेंगे कि कोई भी मोशन जो वर्टिकल प्लेन में हो रही है, कोई भी सर्कुलर मोशन जो कौन से प्लेन में हो रही है? वर्टिकल सर्कुलर मोशन में हो रही है। या फिर कोई भी पार्टिकल जो वर्टिकल सर्कल में क्या कर रहा है? सर्कुलर मोशन प्रदेश कर रहा है। दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो अब ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन क्या है, और इस वर्टिकल सर्कुलर मोशन में अलग अलग पॉइंट पर हमें टेंशन कितना होगा, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, अलग अलग पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी होगी, ये हमें पता करना है। यानी अब हम नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल देखेंगे जिसे हम कहते हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन। अब इस वर्टिकल सर्कुलर मोशन में अलग अलग पॉइंट पर टेंशन कितना होता है, अलग अलग पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी होती है, और अलग अलग पॉइंट पर एनर्जी दैट इज द काइनेटिक एनर्जी एट डिफरेंट पॉइंट कितना आएगी। फिर काइनेटिक एनर्जी के बाद कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंट पॉइंट पर कितना आएगी, और टोटल एनर्जी एट डिफरेंट पॉइंट कितना आएगी। ये सभी चीजों के बारे में हमें पढ़ना है। ये सभी चीजें हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। सबसे पहले हम समझ कर लेंगे ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन में नॉन यूसीएम कैसी होती है, या फिर वर्टिकल सर्कुलर मोशन ये कैसी नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है। तो मैंने आपको अभी अभी बताया था कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन यानी क्या होता है? कोई भी सर्कुलर मोशन जो वर्टिकल प्लेन में हो रही है। सपोज वी विल कंसिडर अ पार्टिकल एंड दैट पार्टिकल इज मूविंग इन वर्टिकल सर्कल। यहां पर मैं कंसिडर कर रहा हूं, एक पार्टिकल कंसिडर कर रहा हूं,
और इनिशियली वो पार्टिकल कौन से सर्कल में घूम रहा है, वर्टिकल सर्कल में घूम रहा है। सर्कल थोड़ा बड़ा निकाल रहा हूं मैं यहाँ जानबूझकर, क्योंकि आपको वो क्लियरली समझ में आना चाहिए। अब यहाँ पर पार्टिकल वर्टिकल सर्कल में है, इसका मतलब क्या, अब इसमें मोशन यानी यहाँ पर वेलोसिटी कंटिन्यूअसली कैसी चेंज होगी ये भी आपको समझना है, ठीक है। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इस वर्टिकल डायमीटर को ज्वाइन कर लेता हूँ। इस वर्टिकल डायमीटर को मैंने क्या किया है, ज्वाइन किया है। सिमिलरली हॉरिजॉन्टल डायमीटर को भी ज्वाइन कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं 2 पॉइंट कंसीडर करूंगा। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ पर इस स्टार्टिंग पॉइंट को नाम दे देता हूं मैं लोवेस्ट पॉइंट, और ये हमारा हाईएस्ट पॉइंट है, टॉप मोस्ट पॉइंट है, उसे नाम दे देता हूं मैं H। L इंडिकेट लोवेस्ट पॉइंट ऑफ पार्टिकल एंड H इंडिकेट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ पार्टिकल। अब यहां पर क्या होगा बच्चों, सपोज वी आर कंसिडरिंग दैट पार्टिकल स्टार्टिंग इट्स मोशन फ्रॉम हियर। पार्टिकल क्या कर रहा है, इस पॉइंट से मोशन स्टार्ट कर रहा है। अब यहां पर पार्टिकल धीरे 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 बॉटम पोजीशन से लेकर कहां तक जाएगा, टॉप पोजीशन तक। सपोज दैट पार्टिकल हैज मास m एंड दैट पार्टिकल इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। ये क्या हो रहा है, पार्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रहा है। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल हम कंसीडर करेंगे v। कांस्टेंट फोर्स है, कांस्टेंट फोर्स में सर्कुलर आर्क कंप्लीट कर रहा है। ऊपर जाते वक्त पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी थी, v इतनी थी। लेकिन आप सभी को पता है कि द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज ऑलवेज इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। हम सबको पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, acceleration due to gravity which is denoted by g, and this g is equal to 9.8 meter per second square. This acceleration due to gravity always acting in vertically downward direction. Whatever may be the position of body, this acceleration due to gravity always directed in vertically downward direction towards the center of the earth. सो यहां पर क्या हो रहा है, देखो स्टूडेंट्स, यहां पर पार्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कौन सी डायरेक्शन में है, अपवर्ड डायरेक्शन में है, यानी v इज इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो यहां पर ग्रेविटी क्या करती है, मोशन को अपोज करती है। ग्रेविटी क्या करती है, मोशन को अपोजिशन देती है। इसीलिए वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी डिक्रीजेस। यहां पर वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन जो होगा, पार्टिकल का एक्सेलरेशन जो होगा वो कैसा एक्सेलरेशन होगा, निगेटिव एक्सेलरेशन। यानी यहां पर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन भी चेंज होगा। क्यों चेंज हो रही है वेलोसिटी, फोर्स तो कांस्टेंट है यहां पर लगाया हुआ, लेकिन यहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अपोजिट टू द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। सो व्हेन एनी पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम लोवेस्ट पॉइंट टू हाईएस्ट पॉइंट, then gravity opposes the motion, so velocity of particle decreases. Velocity of particle decreases, therefore acceleration of particle decreases, so that acceleration is the negative acceleration. अब सेकंड कंडीशन, पार्टिकल अब क्या हुआ, यहां पर टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंच चुका है। टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंचने के बाद फिर पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट से लेकर कहां पर आएगा, लोवेस्ट पॉइंट के तरफ। यानी अगर पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट से लेकर कहां से, हाईएस्ट पॉइंट टू कहां आ रहा है, लोवेस्ट पॉइंट पर आ रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी कौन से डायरेक्शन में है, वेलोसिटी यहां पर कौन से डायरेक्शन में आएगी, वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कौन से डायरेक्शन में आएगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगी। यानी यहां पर क्या होता है, व्हेन पार्टिकल मूविंग फ्रॉम हाईएस्ट पॉइंट टू लोएस्ट पॉइंट, देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड वेलोसिटी बोथ आर इन द
सेम डायरेक्शन होती है, बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन। यहां पर ग्रेविटी क्या करती है, वेलोसिटी को नीचे आने के लिए हेल्प करती है, इसीलिए इस कंडीशन में वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इंक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन भी चेंज होगा, लेकिन इस वक्त विथ इंक्रीजिंग वेलोसिटी एक्सेलरेशन है, तो यहां पर एक्सेलरेशन कौन सा आएगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन आएगा। तो ये चीजें आपको समझनी है, यानी वर्टिकल सर्कुलर मोशन में कोई भी ऑब्जेक्ट कांस्टेंट, एक्सटर्नल फोर्स अगर उस पर कांस्टेंट है तो फिर भी उसकी वेलोसिटी अपने आप चेंज होगी। क्यों चेंज होगी अपने आप, क्योंकि वहां पर ग्रेविटी अफेक्ट ऑन दैट वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। व्हेन दैट पार्टिकल मूविंग फ्रॉम बॉटम टू द टॉप, कहां से, फ्रॉम बॉटम पॉइंट टू द टॉप पॉइंट, देन acceleration due to gravity opposes the velocity, so there is a decrease in velocity takes place, so acceleration of particle is the negative acceleration. But when that particle is moving from highest point to lowest point, yani it is moving from top to bottom point, then acceleration due to gravity helps the velocity of particle, so there is an increase in velocity of particle takes place, and the acceleration of particle will be positive acceleration. So vertical circular motion is the best example of non-uniform circular motion. यहाँ पर क्या क्या चेंज होगा, वेलोसिटी भी चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज हो रही तो एक्सेलरेशन भी चेंज होगा, वेलोसिटी चेंज हो रही तो काइनेटिक एनर्जी वो भी चेंज होगी, अलग अलग पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी होगी, अलग अलग पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी अलग होगी, ओवरऑल टोटल एनर्जी कितनी होती है उसका भी मैग्नीट्यूड हम धीरे धीरे निकालेंगे। अब हमें ये देखना है कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन में अगर कोई पार्टिकल रोटेट हो रहा है या फिर सर्कुलर मोशन प्रोड्यूस कर रहा है तो वहां पर उस पार्टिकल की अलग अलग पॉइंट पर टेंशन इन द स्ट्रिंग कितना आएगा। अब ये टेंशन इन द स्ट्रिंग का फॉर्मूला हमें ऑब्टेन करना है, मैं डायग्राम वही रखता हूं लेकिन ये बाकी की चीजें मिटा देता हूं। तो यहाँ पर हमें निकालना है टेंशन एट वेरियस पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके बोर्ड के लिए भी, नीट के लिए भी, जेई के लिए भी, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है। बारीक बारीक बहुत छोटे छोटे सवाल, बहुत ही कॉन्सेप्टिव सवाल पूछे जाते हैं इस पार्ट पर, तो इसको अच्छे से समझ कर लेना है। अब हम क्या कंसिडर करेंगे, वी विल कंसिडर अ पार्टिकल ऑफ मास m विच इज टाइड टू द स्ट्रिंग which is rotating in vertical circular motion at any instant of time t, that particle reaches to the point p. मान लो पर्टिकुलर टाइम इंटरवल t में that particle moving from lowest point to this point, then this displacement covered by particle is denoted by theta. Suppose m is the mass of that particle, so यहाँ पर m अगर मास ऑफ पार्टिकल है तो इस पार्टिकल का जो वेट होगा दैट इज एक्टिंग इन वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन। आप सभी को पता है मास अलग चीज है और वेट अलग चीज है, तो मास हमारे पास कितना है, m इतना है, और वेट कितना आएगा फिर w इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सपोज दिस इज द लोएस्ट पॉइंट ऑफ पार्टिकल, this is the midway or horizontal position of particle, and this is highest position of particle, and this particle is moving in anti-clockwise sense. यहाँ पर पार्टिकल क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में मूव हो रहा है। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन प्रोड्यूस करता है तो उस पार्टिकल को सर्कुलर मोशन प्रोड्यूस करने के लिए एक फोर्स कंपल्सरी लगता है जिसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, और यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स जो प्रोवाइड होता है वो टेंशन इन द स्ट्रिंग सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। अब हम क्या करेंगे, इस वेट को यानी mg को कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट कंपोनेंट आएगा इस वेट का या फिर इस mg का, ये फर्स्ट कंपोनेंट सपोज आएगा रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। अगर ये एंगल थीटा है तो यहाँ का एंगल भी कितना आना चाहिए, थीटा आना चाहिए,
और इस वेट का यानी mg का सेकंड कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन में। मैं इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देता हूँ। अब थीटा के नियरर कंपोनेंट हमेशा cos थीटा होता है। हम कंपोनेंट mg के गिरा रहे हैं, इसके लिए यहाँ का कंपोनेंट आएगा mg cos ऑफ थीटा, और इधर का कंपोनेंट आएगा हमारा mg साइन ऑफ थीटा। ठीक है, पार्टिकल कौन सी मोशन पोजेस कर रहा है? वर्टिकल सर्कुलर मोशन। हमें क्या देखना है? वर्टिकल सर्कुलर मोशन में पार्टिकल का टेंशन एट एनी पॉइंट। किसका डेरिवेशन निकालना है हमें? टेंशन एट वेरियस पॉइंट व्हेन दैट पार्टिकल इज इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन। अब बच्चों, अगर आप देखेंगे तो यहां पर दो फोर्स एक्ट हो रहे पार्टिकल पर। कितने फोर्स एक्ट हो रहे हैं? दो फोर्स। फर्स्ट फोर्स इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग which is along the radius directed toward the center which provide the centripetal force। तो फर्स्ट फोर्स एक्ट हो रहा है वो टेंशन इन द स्ट्रिंग which provide the centripetal force, और पार्टिकल पर जो सेकंड फोर्स एक्ट हो रहा है वो पार्टिकल का खुद का वेट है, जिसे हमने mg से डिनोट किया है। इस mg को हमने दो अलग अलग कंपोनेंट में डिफाइन किया है, एक है mg cos ऑफ थीटा और एक है mg sin ऑफ थीटा। ठीक है, अब मेरा एक सीधा सीधा सवाल है आप लोगों से, पार्टिकल अगर वर्टिकल सर्कुलर मोशन में है तो वहां पर पार्टिकल को सेंट्रिपिटल फोर्स चाहिए, और यहाँ पर सेंट्रिपिटल फोर्स टेंशन प्रोवाइड कर रहा है विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर। लेकिन mg cos ऑफ थीटा जो कंपोनेंट है इट इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर, इट इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर। तो यहाँ पर इस पार्टिकल को नेट सेंट्रिपिटल फोर्स कितना मिलेगा? तो उसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा? टेंशन माइनस mg cos ऑफ थीटा। आया बच्चों समझ में? व्हाई टेंशन माइनस mg cos ऑफ थीटा? बिकॉज टेंशन इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर एंड mg cos ऑफ थीटा इज एक्टिंग अवे फ्रॉम द सेंटर and the particle possessing the vertical circular motion, so net centripetal force क्या कंसीडर करेंगे हम? net centripetal force is given by centripetal force is equal to, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर? टेंशन इन द स्ट्रिंग माइनस mg cos ऑफ थीटा। ठीक है, अब हमें टेंशन का वैल्यू चाहिए, तो टेंशन ये माइनस mg cos ऑफ थीटा अगर इधर मैं सेंड करूंगा यानी LHS में लूंगा तो हमें क्या मिल जाएगा? टेंशन इन द स्ट्रिंग T इज इक्वल टू सेंट्रिपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है? mv स्क्वेयर अपॉन r। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ mv स्क्वेयर अपॉन r, ये माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस mg cos ऑफ थीटा, यानी टेंशन इन द स्ट्रिंग एट एनी पॉइंट। अब इस पॉइंट को हम कुछ ना कुछ नाम देंगे। इस पॉइंट को मैं मान लो पॉइंट P नाम दे देता हूँ, इस पॉइंट को मैं नाम दे दिया पॉइंट P, और टेंशन एट एनी पॉइंट P इज गिवन बाय Tp इज इक्वल टू mv स्क्वेयर अपॉन r प्लस mg cos ऑफ थीटा। यानी टेंशन इन द स्ट्रिंग ये किस किस पर डिपेंड होगा? सेंट्रिपिटल फोर्स पर भी डिपेंड होगा, और mg cos ऑफ थीटा यानी आपका थीटा कितना है इस पर भी डिपेंड होगा। अब अलग अलग पॉइंट पर थीटा अलग अलग होगा। लोवेस्ट पॉइंट हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, इसीलिए हम इसको इनिशियल पॉइंट कंसीडर करेंगे, और इनिशियल पॉइंट का यानी इस लाइन के इसके साथ ही एंगल कितना डिग्री आएगा? 0 डिग्री आएगा। यहाँ पर हमारी हॉरिजॉन्टल पोजीशन है यानी उसे मिडवे पॉइंट कहेंगे हम। यहाँ पर इन दोनों के बीच का जो एंगल आएगा वो आएगा 90 डिग्री। ठीक है, अब हाईएस्ट पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट पर एंगल आएगा, लोएस्ट पॉइंट नीचे, हाईएस्ट पॉइंट ऊपर, यानी इन दोनों के बीच का एंगल आएगा 180 डिग्री। अब हम क्या करेंगे? लोएस्ट पॉइंट पर टेंशन कितना होगा, मिडवे पॉइंट पर टेंशन कितना होगा, और हाईएस्ट पॉइंट पर टेंशन कितना होगा, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे। तो मैं यहाँ पर मैं लिख देता हूँ
एट हाईएस्ट पॉइंट, मैं यहां पर शॉर्टकट में लिख देता हूं, एट हाईएस्ट पॉइंट थीटा इज इक्वल टू, थीटा कितना डिग्री होगा, यानी यहां से लेकर यहां तक का एंगल कितना डिग्री आएगा, वो 180 डिग्री आएगा। थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर कॉस ऑफ 180 डिग्री का मैग्नीट्यूड कितना होता है, पता है क्या सभी को, -1 होता है। कॉस ऑफ 180 का डिग्री का मैग्नीट्यूड कितना होता है, -1। यानी हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट, हम सपोज करेंगे टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट TH है हमारे पास, तो टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट कितना आएगा, mv² अपॉन r प्लस mg इंटू कॉस ऑफ 180 डिग्री। अब मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, कॉस ऑफ 180 डिग्री कितना आएगा, -1 आ जाएगा। यानी इसका मतलब टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट का हमें मैग्नीट्यूड मिलेगा mv² अपॉन r। सपोज वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट हम कंसीडर करेंगे, vh कंसीडर करेंगे, वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट कितना कंसीडर करेंगे, vh कंसीडर करेंगे, तो टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट कितना आएगा, mvh² अपॉन r माइनस, ये -1 और ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -mg आ जाएगा। यानी टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट इज इक्वल टू mv² अपॉन r माइनस mg। और हाईएस्ट पॉइंट का टेंशन कभी भी कैसा आना चाहिए, मिनिमम आना चाहिए। कैसा आना चाहिए, मिनिमम। यानी हाईएस्ट, अगर कोई भी पार्टिकल वर्टिकल सर्कुलर मोशन में है तो इस वर्टिकल सर्कुलर मोशन में टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट हमेशा मिनिमम ही आएगा। ठीक है, अब हम निकालेंगे लोएस्ट पॉइंट का। एट लोएस्ट पॉइंट मैं यहां पर लिख देता हूं, एट लोएस्ट पॉइंट, एट यल पॉइंट यानी लोएस्ट पॉइंट पर हमें निकालना है टेंशन। तो अब हम क्या कंसीडर करेंगे कि लोएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी हम कंसीडर करेंगे VL, और लोएस्ट पॉइंट हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी वहां पर थीटा जो आएगा हमारा, दैट थीटा इज इक्वल टू, एंड थीटा एट लोएस्ट पॉइंट इज इक्वल टू 0 डिग्री। कितना आएगा, 0 डिग्री। अब हमें पता है कॉस ऑफ 180 -1 होता है, लेकिन कॉस ऑफ 0 डिग्री कितना होता है, कॉस ऑफ 0 डिग्री कितना होता है, 1 होता है, 1। कितना होता है, 1। यानी इसीलिए हमें यहाँ पर टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट की वैल्यू मिल जाएगी। टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट TL इज इक्वल टू, हमें क्या मिलेगा, जनरल फॉर्मूला में हम वैल्यू लिखेंगे mvL² अपॉन r प्लस mg इंटू क्या लिखेंगे हम, कॉस ऑफ 0 डिग्री, लेकिन कॉस ऑफ 0 डिग्री का वैल्यू कितना है, 1। तो हमें इक्वेशन क्या मिलता है बच्चों, देयरफॉर टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट TL इज इक्वल टू mvL² अपॉन r प्लस mg। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, टेंशन में यहाँ पर लोएस्ट पॉइंट पर प्लस mg आया है, यहाँ पर माइनस mg आया है। इसका मतलब टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट कितना होगा, प्लस mg की वजह से हमेशा मैक्सिमम होगा। टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट विल बी मैक्सिमम। ठीक है, अब हम निकालेंगे टेंशन एट हॉरिजॉन्टल पॉइंट, या फिर हम उसे कहेंगे टेंशन एट मिडवे पॉइंट। वी विल कंसीडर टेंशन एट मिडवे पॉइंट इज इक्वल टू Tm, velocity at midway point is equal to Vm, and theta is equal to, and मिडवे पॉइंट पर यानी हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर थीटा कितना डिग्री आएगा, 90 डिग्री आएगा। कैसे लिया हमने 90 डिग्री, यहाँ पर लोएस्ट पॉइंट और मिडवे पॉइंट के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। इसीलिए हमको पता है, क्या पता है, कॉस ऑफ 90 डिग्री कितना होता है, कॉस ऑफ 90 डिग्री होता है 0। तो यहाँ पर हमें cos 90 की वैल्यू 0 मिल जाएगी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर टेंशन एट मिडवे पॉइंट Tm इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं, mvm² अपॉन r प्लस
mg इंटू यहाँ पर क्या लिखेंगे 0, और mg इंटू 0 करने के बाद क्या आएगा 0। देयरफॉर टेंशन एट मिडवे पॉइंट इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं mvm square upon r। So this is the magnitude of tension at various points. As we know, as we have find out the tension at any instant of time that Tp is given by, कोई भी पॉइंट पर, कौन से भी पॉइंट पर अगर हम टेंशन निकालना है तो उसके लिए जनरल फॉर्मूला, थीटा कुछ भी हो सकता है ना हमारा, थीटा 20 डिग्री हो सकता है, 30 हो सकता है, 40 हो सकता है, 45 हो सकता है, 50 हो सकता है, 270, 280, 290, 360 डिग्री के बीच का कोई भी एंगल हो सकता है। तो एनी पॉइंट पर अगर हमें टेंशन निकालना है तो उसके लिए जनरल फॉर्मूला हमारे पास Tp इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r प्लस mg कॉस ऑफ थीटा। हाईएस्ट पॉइंट पर अगर वैल्यू निकालना है तो वहां पर आएगा, एक बच्चों आपको याद रखना है, टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट कभी भी मिनिमम होता है और टेंशन एट मिडवे पॉइंट कभी भी, सॉरी लोएस्ट पॉइंट कभी भी मैक्सिमम होता है। तो यहाँ पर टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट कितना है हमारे पास mvh स्क्वायर अपॉन r माइनस mg। ये vh यानी वेलोसिटी, अब vh अलग अलग क्यों लिया है मैंने, वेलोसिटी अलग अलग क्यों ली है, क्योंकि वर्टिकल सर्कुलर मोशन इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो अलग अलग पॉइंट की वेलोसिटी अलग अलग आना चाहिए, इसीलिए हमने हाईएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी vh कंसीडर की है, लोएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी vl कंसीडर की है और मिडवे पॉइंट की वेलोसिटी vm कंसीडर की है। तो यहाँ पर हमारा इक्वेशन हुआ ph इज इक्वल टू mvh स्क्वायर अपॉन r माइनस mg मिनिमम टेंशन, लोएस्ट पॉइंट का टेंशन हुआ mvl स्क्वायर अपॉन r प्लस mg मैक्सिमम टेंशन, tm इज इक्वल टू mvm स्क्वायर अपॉन r। इस इक्वेशन को देखने के बाद हम एक कंडीशन यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट इज ग्रेटर देन टेंशन एट मिडवे पॉइंट इज ग्रेटर देन टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट। यानी सब में मैक्सिमम टेंशन कौन से पॉइंट का आएगा, लोएस्ट पॉइंट का आएगा, और सब में मिनिमम टेंशन कौन से पॉइंट का आएगा, हाईएस्ट पॉइंट का आएगा। तो ठीक है, ये हुआ हमारा टेंशन ऑफ द पार्टिकल इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन।